फिलौकन। प्रस्तावना। भारत के एक पुराने उजाड़ गांव में आज भी एक घर ऐसा है जहां कोई रात नहीं बिताता। लोग कहते हैं वहां किसी की वापसी हो चुकी है, जो मरी नहीं, बस रुक गई थी। अध्याय 1। पुश्तैनी विरासत। राजेश शहर का पढ़ा लिखा इंसान था। बैंक की नौकरी से रिटायर होकर वो अपने बीवी मीना और बेटी अदिति के साथ अपने पुश्तैनी गांव दुल्हिनिया लौटा। गांव वालों ने बहुत समझाया, मास्टर जी, वो घर ठीक नहीं है, मत जाइए। पर राजेश ने हंसकर टाल दिया। ये सब अंधविश्वास है। घर बाहर से टूटा फूटा था, लेकिन अंदर जैसे समय थम गया हो। दीवारों पर जाले, बंद खिड़कियां और एक पुराना झूमर जो खुद ब खुद हिलता था। अदिति ने सबसे पहले नोट किया, पापा, यहाँ कोई और भी रहता है। अध्याय 2। वो बंद कमरा। घर में एक कमरा था जिसकी कुंडी बाहर से बंद थी और अंदर से किसी के सांस लेने की धीमी आवाज आती थी। मीना ने डरकर पूछा, ये कमरा कब से बंद है? राजेश ने कहा, पापा कहा करते थे इस कमरे को कभी मत खोलना, शायद इसलिए कुंडी लगी है। एक रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की लौ में राजेश ने देखा, उस बंद कमरे की कुंडी खुली थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, किसी का बच्चा लापता हो गया और किसी ने तो अपनी आंखों से एक लड़की को छत पर चलते देखा, लाल साड़ी में, बिना पांव के। अध्याय 3। आत्मा की पहचान। पंडित माधो के अनुसार ये सब राधिका नाम की लड़की की आत्मा का काम था। 20 साल पहले गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था। पंडित ने बताया, वो रात अभी खत्म नहीं हुई, वो वापस आ गई है बदला लेने। राजेश को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर एक रात अदिति सोते सोते बोल पड़ी, राधिका दीदी कहती हैं आप सब झूठे हो, वो लौटकर सबको ले जाएगी। अध्याय 4। पेड़ का शाप। हर मौत के बाद लाश के माथे पर जलता हुआ तेर लिखा मिलता। अब तक 7 मौतें हो चुकी थी। सभी वही थे जिन्होंने कभी राधिका के खिलाफ गवाही दी थी। एक रात राजेश ने सपने में देखा कि अदिति आग के घेरे में खड़ी है और कोई महिला उसके पास खड़ी कह रही है, अब तेर पूरे होने दो। दोस्त राजेश डर गया। उसने अदिति को डॉक्टर को दिखाया, लेकिन रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा, बच्ची परफेक्टली हेल्दी है, लेकिन उसके आसपास कोई बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। अध्याय 5। गांव में हर कोई अब राजेश को शक से देखने लगा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तू ही था जिसने राधिका के खिलाफ गवाही दी थी ना? अब तेरा नंबर है। राजेश समझ नहीं पा रहा था कि किससे मदद मांगे। पंडित ने उसे बताया, शाप को मिटाने का एक ही तरीका है, राधिका की अधूरी चिता को जलाओ और उसका नाम पुकार कर माफी मांगो, पर उसके लिए उस कमरे को खोलना जरूरी था। राजेश ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। रात के ठीक 12 बजे वो उस कमरे में गया जहां राधिका की अधूरी हड्डियां अब भी रखी थी। कमरे की दीवार पर लिखा था, मैं अधूरी हूं, अभी मरी नहीं। राजेश ने चिता सजाई, राधिका का नाम लेकर क्षमा मांगी और अग्नि दी। अचानक हवा चलने लगी, झूमर गिरा, दीवारें कांपने लगी और आग एकदम शांत हो गई। राजेश गिर पड़ा। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, पर सच्चाई अब शुरू हुई थी। अध्याय 7। अंतिम सच। अगली सुबह गांव में शांति थी। सबने सोचा अब सब ठीक हो गया, पर अदिति अब भी वैसी ही थी। वो हर रोज छत पर जाकर गाती थी, वही गीत जो राधिका गाती थी। मीना ने एक दिन अदिति से पूछा, बेटा अब राधिका दीदी चली गई ना? अदिति मुस्कुराई और बोली, मम्मी, वो अब मेरी दीदी नहीं, मैं ही राधिका हूं। अध्याय 8। वापस नहीं जाने वाली। उस रात मीना लापता हो गई। राजेश अकेला बचा था। अब गांव में कुल 12 लोग मारे जा चुके थे। 13वां। राजेश दौड़ा मंदिर की ओर।
पंडित पहले से मरा पड़ा था और उसके माथे पर लिखा था 12। अब 13वां कौन था? राजेश के घर की छत पर अदिति खड़ी थी। वो लाल साड़ी पहने बिना पांव जमीन पर तैरती हुई बोली, पापा, आप ही बचे हैं। अगली सुबह गांव में सिर्फ एक दीवार पर लिखा था 13। आज भी है, लेकिन वो घर अब खाली नहीं। अदिति अब भी वहां रहती है, छत पर लाल साड़ी में घूमती है। कभी कभी राहगीरों को मुस्कुराकर कहती है, आओ ना, एक कहानी सुनाओ। कहानी का नाम वापसी।